वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेस्ड एमसीक्यूज़ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका भी आरएमएल एग्ज़ाम है कल के लिए, सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। पेपर लीक होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण दोबारा से 18 सेंटर पे कंडक्ट होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड आपको, आई होप आपने सभी ने डाउनलोड कर ली हो, 7 मार्च से वेबसाइट पे आ गए थे। और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं आरएमएल एग्ज़ाम को लेके, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर कम्युनिटी जो पोस्ट है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे भी आप कमेंट करते हैं। मैं कमेंट सभी के रीड करती हूँ, चाहे आप अच्छे कमेंट करें या बुरे कमेंट करें। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेस्ड होगी, जिसमें आपके आरएमएल जो कल पेपर है आपका, आरएमएल वाले जो पहले पेपर हुआ था 9 फरवरी को, वो भी एक बार देख के जाएं। हो सकता पेपर आपको इस बार उससे थोड़ा सा हार्ड आएगा। पेपर आप सभी ने दिया हुआ है, एक बार दोबारा से देने वाले हैं आप। एसजीपीजीआई का पेपर है, सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो सब लोग इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। तो जिनका भी पेपर 11 मार्च को, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर से आप लोग अपना पेपर अच्छे से दीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है वो है आपके लिए, इन अ पर्सन विथ कोलेरा डायरिया अकर्स ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस ऑन मल्टीप्लिकेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय विब्रियो कोलेरा इज, क्वेश्चन देखिए, आपको पॉजिटिव एजेंट भी दिया है कि कोलेरा डायरिया हो रहा है टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के कारण, जो विब्रियो कोलेरा है अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, उसके कारण यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, टॉक्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है। विब्रियो कोलेरा क्या कॉज करता है, कोलेरा के लिए। अब यहाँ पर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है, किस टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है विब्रियो कोलेरा ने। कोलेरा का राइस वाटर स्टूल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि एक गोल्डन साइन है या फिर क्लिनिकल साइन हम कह सकते हैं। तो कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है यहाँ पर, विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो विब्रियो कोलेरा है, कौन सा टॉक्सिन बना रहा है, एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो विब्रियो कोलेरा ने जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मल्टीप्लिकेशन किया है, उसके कारण जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है वो कहलाता है एंटेरोटॉक्सिन। ये देखिए यहाँ पर, एंटेरोटॉक्सिन अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन और अफेक्टिंग द इंटेस्टाइन। जैसे कि कोई भी फूड के खाना खाने के कारण जनरली जो पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग को खाने में यदि कोई बैक्टीरिया उसी के कारण होती है। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइजनिंग डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स में होती है वो कहलाएगी एंटेरोटॉक्सिन। और जो पॉइजनिंग या फिर जो एंडोटॉक्सिन है, यहाँ पर हेपेटोटॉक्सिन तो सीधा ब्लड में होगी, हेपेटिक टॉक्सिटी। यहाँ पर एंडोटॉक्सिन का मतलब है एनी सेल एसोसिएटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो कि बाहर की तरफ ही रहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन में क्या रहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन जो अफेक्ट करेंगे वो। जैसे कि यहाँ पर हो गया इकोलाई, साल्मोनेला, सिजेला, स्यूडोमोनास, निसीरिया, ये सब क्या है, एंडोटॉक्सिन है। सेल के आउटसाइड जो आउटर मेम्ब्रेन है वहीं पे है, लेकिन एंटेरोटॉक्सिन में इंटरनल ऑर्गन्स में जो अपने वायरल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो कहलाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए, द पॉइजनिंग कॉज्ड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो पॉइजनिंग है, जो आपने गंदा खाना खाया, फूड खाया, उसमें रहने वाले लिविंग बैक्टीरिया के कारण हो रही है, वो सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला टाइफॉइड से जो पॉइजनिंग होती है, टाइफॉइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी से ही होता है, तो यहाँ पर साल्मोनेला पॉइजनिंग कॉज करेगा। स्टेफाइलोकोकस पॉइजनिंग होगी, बॉटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो पॉइजनिंग है वो भी होगी, लेकिन केमिकल पॉइजनिंग लिविंग बैक्टीरिया के कारण नहीं होगी, ये केमिकल को इंजेस्ट करने के कारण होगी। कोई सा भी जहर पी लिया आपने, सेल्फास खा लिया, तो ये सब आपकी केमिकल पॉइजनिंग में आएगी। लेकिन जो बैक्टीरिया के कारण हो रही है, वायरस के कारण हो रही है, वो केमिकल पॉइजनिंग में नहीं आएगी। तो यहाँ पर साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, जो बॉटुलिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, इसके कारण होने वाली पॉइजनिंग, ये सभी किस में आएंगी, बैक्टीरियल पॉइजनिंग में आएंगी। नेक्स्ट वन इज वेरिसेला वैक्सीनिज्म। तो वेरिसेला वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है, किल्ड, लाइव या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो वेरिसेला वैक्सीन है
ये कौन सी वैक्सीन में आएगी? ये कहलाती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। क्या है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन चिकन पॉक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर डिस्कवरी कब हुई थी इसकी यदि पूछें आपको तो 1988 में सबसे पहले इसको जापान और कोरिया में इसकी सक्सेसफुल डिस्कवरी की गई थी। अब यहाँ पर यदि आपको चिकन पॉक्स का कॉज पूछें तो वह वेरिसेला वायरस। वैक्सीन क्या है? वेरिसेला वैक्सीन। और ये जनरली इसके और जो रिसर्च अकॉर्डिंग टू हम रिसर्च के जाते हैं तो जनरली एक ही शॉट दिया जाता है वेरिसेला वैक्सीन का, लेकिन बेस्ड ऑन रिसर्च में जाते हैं तो एक से ज़्यादा 2 शॉट कहे जाते हैं, जिससे चिकन पॉक्स, इसको आई थिंक बड़ी माता भी कहते हैं, जो गांव में या फिर रूरल एरिया में होती है जब चिकन पॉक्स, डॉक्टर्स के यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? वेरिसेला वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज। तो जो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, उसका रूट कौन सा है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल? तो मीजल्स वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? तो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से। ओरल दी जाती है ओनली रोटावायरस और ओरल पोलियो वैक्सीन। इंट्रामस्कुलर दी जाती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, डीपीटी दी जाती है। और जो इंट्राडर्मल है, इंट्राडर्मल दी जाती है कौन सी वैक्सीन? ओनली बीसीजी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज। तो मम्स का इंक्यूबेटरी पीरियड क्या है? 0 to 1 वीक, 1 to 2 वीक, 2 to 4 वीक्स या फिर 5 to 8 वीक्स। तो मम्स का जो इंक्यूबेटरी पीरियड है वो होता है 2 से 4 हफ्ते तक का। कितना? 2 to 4 वीक्स तक का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। अब यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंजा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, वो कौन सी है? एसाइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, इम्यूनोविर या फिर जिडोविडिन? कौन सी वैक्सीन है जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए ट्रीट करने को यूज़ की जाएगी? तो वो कहलाती है ओसेल्टामिविर। मार्केट में टेमीफ्लू के नाम से भी आपको अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा को ट्रीट की जाने वाली मेडिसिन कौन सी है? स्वाइन फ्लू के लिए पूछे तो भी ओसेल्टामिविर आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो कि अलग अलग इसके क्या रहेंगे? टाइप रहेंगे। जैसे स्वाइन फ्लू हो गया वो H1N1 से होगा, बर्ड फ्लू H5N1 से होगा, H3N2 से जो अभी सीजनल फ्लू फैला है वो होगा। रिसेंट में मैंने एक क्लास अपडेट की थी जो शॉर्ट्स चैनल है उस पर H3N2 वायरस को लेके, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखना। सेम एज फैल रहा है इन्फ्लुएंजा जो वायरस है इसका, H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा का, उसी के कारण बस सिम्टम थोड़े से क्या है कि वो बच्चों बूढ़ों में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपको हो सकता है कि इस बार इन्फ्लुएंजा की जगह H3N2 टाइप है जो वायरस वो पूछा जाए। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। इफासमेंट ऑफ द सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो क्या है जो यहाँ पर जो कि फर्स्ट स्टेज की सब साइन है किसी एक को छोड़कर? तो यहाँ पर सभी साइन है इसके फर्स्ट स्टेज के। इफासमेंट ऑफ सर्विक्स है, कॉन्ट्रैक्शन हर 3 से 5 मिनट में आएंगे, मिनिमल डिसेंडिंग पार्ट होगा, लेकिन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन में। किसमें? प्लेसेंटल एक्सपल्सन में। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के जो कार्डिनल साइन होते हैं वो गस ऑफ ब्लड, कॉर्ड लेंथनिंग, ग्लोबुलर फर्म यूट्रस और यूट्रस राइजेस एंटीरियरली। तो यहाँ पर ये 3 क्लासिकल साइन होते हैं किसके? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के। तो आपको याद रखना है कि जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, यूट्रस फर्म ग्लोबुलर शेप में रहेगी, कॉर्ड लेंथिंग देखने को मिलेगी, यूट्रस ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये सब क्या है? थर्ड स्टेज के साइन है, ना कि फर्स्ट के। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज द क्राउनिंग अकर्सिन। तो क्राउनिंग कब देखने को मिलेगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में।
क्राउनिंग देखने को मिलती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। कब? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट में तो सर्विक्स डायलेट होगी, डायलेशन होने के बाद ही एफासमेंट देखने को मिलेगा आपको फर्स्ट स्टेज में ही। तो यहाँ पर जब सर्विक्स फुली डायलेट होगी, जब बेबी डाउन आएगा, नीचे की तरफ आएगा, जब बेबी का हेड बस थोड़ा दिखेगा, वो स्टेप कहलाता है क्राउनिंग, और क्राउनिंग होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट है यहाँ पर द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है कि आपको आउटरीच प्रोग्राम में कहीं पर भी कैंप वगैरह लगे तो वहाँ पे कुछ वैक्सीन लेके जानी है, तो स्मॉल क्वांटिटी में आप वैक्सीन ले जा रहे हैं, 4-6 वैक्सीन लेके जा रहे हैं, किस में ले जाएंगे? वॉक इन फ्रीजर में, वॉक इन कूलर, वैक्सीन करियर या फिर आइस पैक्स में। जब भी वैक्सीन आप लेके जाते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन लेके जाते हैं आउटरीच प्रोग्राम में, तो वैक्सीन करियर में लेके जाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस मतलब खाने पीने में विटामिन ए की कमी के कारण, तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हो रही है बच्चों में 1 से 3 साल की एज में, तो किसके कारण होगी? ज़ेरोप्थेल्मिया के, नाइट ब्लाइंडनेस के कि नन ऑफ द अबव। तो जो बड़ों में यदि एडल्ट पर्सन में पूछे तो जो मेन रीज़न होता है ब्लाइंडनेस कब होता है? मोतियाबिंद और कैटरेक्ट। क्लियर? लेकिन बच्चों में बात की जा रही है वो भी न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के कारण, खाने पीने में विटामिन ए की कमी के कारण, तो वो होगा ज़ेरोप्थेल्मिया। क्या होगा? ज़ेरोप्थेल्मिया। यदि आपको ओनली पूछें ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न क्या है इंडिया में, तब आपको कहना है कैटरेक्ट। क्लियर? लेकिन जब आपको बच्चों में कह रहे हैं कि ब्लाइंडनेस का रीज़न क्या है, तो वो है ज़ेरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट वन इज द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। फीटल मूवमेंट जो माँ को फील हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन, क्या कहलाएंगे? जो मूवमेंट माँ को फील हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे क्विकनिंग, जो कि 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगते हैं। फर्स्ट फीटल मूवमेंट माँ को जो अपने बच्चे की हलचल फील होती है यूट्रस में, तो वो क्या कहला रहा है? क्विकनिंग। गॉडेल साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो कि ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ने के कारण, सर्वाइकल एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ने के कारण देखने को मिलेगा। हैगर साइन का मतलब है यहाँ पर, चैडविक साइन भी आपको पूछते हैं। चैडविक साइन का मतलब है कि वेजाइनल म्यूकोसा जो कि पर्पलिश कलर की हो जाएगी, ब्लूइश और पर्पलिश कलर की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्रेनियोपैगस रिफर्स टू। अब ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, SGPGI लेवल का क्वेश्चन है। क्रेनियोपैगस को यहाँ पे क्या रेफर किया जाए, किसको कहेंगे क्रेनियोपैगस? फ्यूजन एट हेड एंड स्पाइन, फ्यूजन एट हेड ओनली, फ्यूजन एट हेड एंड लेग्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्रेनियम का मतलब तो आपका क्या हो जाएगा? हेड ही होगा यहाँ पर। तो क्रेनियोपैगस का मतलब यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन एट हेड ओनली। ये देखिए यहाँ पर, जब फ्यूजन ओनली हेड का बस हो तब आप क्या कहेंगे इसको? क्रेनियोपैगस। ये कंप्लीट हो सकता है, पार्शियल हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि साइड से हो रहा है कि दो अपर साइड से हो रहा है। इस तरीके की सर्जरीज भी हुई हैं कई बार। बच्चों की बॉडी भी आपने देखी होगी कि पता चला 2 सिर है, बाकी बॉडी पूरी अटैच्ड है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपको मेनली क्रेनियोपैगस आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है? फ्यूजन एट हेड ओनली, जहाँ पर 2 सिर जुड़े हुए हों। आप इमेज ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको एग्जाम में इमेज ही आए। तो क्रेनियोपैगस क्या है? फ्यूजन एट हेड ओनली, जिसमें जो ट्विंस होते हैं, या फिर हमें कह सकते हैं कंजॉइंट ट्विंस दैट आर फ्यूज्ड एट द क्रेनियम, जो ओनली सिर से बस जुड़े हुए होंगे। इनके लिए फिर न्यूरो सर्जरी करके है जो ठीक किया जा सकता है, चांसेस हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, यदि हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर कभी कभी फेस साइड से जुड़े होंगे बच्चे, या फिर फेस के अपोजिट जुड़े होंगे, मतलब फ्रंटल, टेम्पेरोपैराइटल और ऑक्सीपिटल पैराइटल, किसी भी पार्ट से, जो ब्रेन के आपके पार्ट हैं किसी भी पार्ट से जुड़े हो सकते हैं।
और इसको सर्जरी के थ्रू है, जो पॉसिबिलिटी जब रहती है सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, और इनको हम क्रेनियोपैगस ट्विंस के नाम से भी जान सकते हैं। क्या है? क्रेनियोपैगस ट्विंस। ये सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में न्यूरोसर्जन किस तरीके से चेक करते हैं, क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज द, इफ़ अ 3-year-old चाइल्ड इज सेड टू हैव डिलेड माइलस्टोन इफ़ ही फेल्स टू, यदि 3 साल का बच्चा है वो क्या नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसको हम कहेंगे कि इसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? डिले है, मतलब इसका पूरा प्रोग्राम डिले चल रहा है। यूज़ द स्पून, ड्रॉ अ स्क्वायर, स्किप या फिर क्लाइंब विथ अल्टरनेटिंग फुट डाउनवर्ड इन द स्टेयर्स। यदि 3 साल के बच्चे में डिलेड माइलस्टोन कहा जा रहा है, दैट मीन्स बच्चा क्या है? स्पून यूज़ नहीं कर पाएगा। क्या है? स्पून यूज़ नहीं कर पाएगा। स्क्वायर स्किपिंग कर लेगा बच्चा, थोड़ा बहुत क्लाइंब करेगा, जनरली 4 साल में करेगा। तो यहाँ पर यूज़ द स्पून मतलब बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? थोड़ा सा डिले है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे नर्सिंग का जो एग्जाम में आपको आता है। द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ येलो कलर वेंचुरा मास्क इज, वेंचुरा मास्क से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो होता है। आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, वेंचुरा मास्क से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो होता है। अब यहाँ पर कहा है कि कौन सा है जो येलो कलर का है, जिससे कितने % ऑक्सीजन का फ्लो होगा? तो येलो कलर से होता है 35% एंड 8 लीटर। क्या है? 35% एंड 8 लीटर। ब्लू पूछे तो 24% 2 लीटर पर मिनट, वाइट में 28% 4 लीटर पर मिनट, ऑरेंज में 31% 6 लीटर। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है ग्रीन कलर से, कितना? 60% 15 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट वन इज द ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ब्लड सैम्पलिंग कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी किस कंडीशन में? HIV पॉजिटिव वुमेन में, थिक मेकोनियम स्टेन लिक्वर में, अटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। ब्लड सैंपल आप किसमें नहीं लेंगे? थिक मेकोनियम स्टेन लिक्वर है तो ले सकते हैं। अटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन, जो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें माँ का आप सैंपल ले सकते हैं। लेकिन HIV पॉजिटिव मदर में आप ब्लड सैंपल है जो, यदि आपको ब्लड सैंपल लेना है तो इसमें क्या रहेगा? ये कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायफ्राम और डच कैप है किस क्लास में आएंगे या फिर कौन सी मेथड कहलाएंगे फैमिली प्लानिंग की? नेचुरल, वेरियर, IUCD या फिर कैलेंडर? तो कैलेंडर तो आपका नेचुरल में ही एक पार्ट आ जाएगा, सेफ डेज जो आप कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल में एब्सिस्टेंस आ जाएगा, विड्रॉवल आ जाएगा। IUCD में जो कॉपर्टी आ जाएंगी, मेरेना आ जाएगा, प्रोजेस्टा सेट आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? बैरियर मेथड, डायफ्राम, डच कैप, कॉन्डोम, ये सब क्या है? बैरियर मेथड है किसकी? कॉन्ट्रासेप्शन की। नेक्स्ट वन इज द any bleeding from or into the genital tract after the period of viability but before the birth of the baby it's called as। तो कोई ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से, क्या है? ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से कब? वियाबिलिटी पीरियड के बाद। हम ये कह सकते हैं कि 24 और 25th वीक के बाद, लेकिन बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है और उसके पहले। तो एंटीपार्टम हेमरेज है, इंट्रापार्टम है, पोस्टपार्टम है कि ऑल ऑफ दी अबव है? तो यहाँ पर एक कहलाएगा आपका एंटीपार्टम हेमरेज। क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज। एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इट इज कॉल्ड एज एंटीपार्टम हेमरेज। क्या कहलाएगा? कहलाएगा एंटीपार्टम हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया इसका मोस्ट कॉमन, क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट कॉमन कॉज है एंटीपार्टम हेमरेज का। जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कॉज क्या होता है? यूट्राइन एटोनिसिटी। वैसे ही एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट।
तो बहुत सारी मेथड है इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग के लिए। किसी एक को छोड़कर कि आप पता कर सकते हैं कि जो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप उसको सभी तरीके से कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट करके, फीटल पल्स ऑक्सीमीट्री से, फीटल ब्लड सैम्पलिंग से या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन से। तो इंट्रापार्टम पीरियड का मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर के टाइम पर। तो यहाँ पर इंट्रापार्टम पीरियड में जब आप फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट से कर सकते हैं, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन से आप फीटस की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको फील ही नहीं होंगे इंट्रापार्टम पीरियड में। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, क्या रहेगा? अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा कब, कौन से केस में? आप जब आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं लेबर का तो अर्गोमेट्रिन देते हैं, लेकिन किस केस में नहीं देंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर आपका प्रीमी ग्रेविडा, सीवियर एक्लेम्सिया, प्रोलॉन्ग्ड लेबर या फिर नन ऑफ दी अबव। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब है जब लेबर पे 18 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाए तब हम नहीं, वो क्या कहलाएगा? प्रोलॉन्ग लेबर। प्रेसिपिटेट में 2 घंटे में ही डिलीवरी हो जाएगी। सीवियर एक्लेम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला बीपी। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। तो हमेशा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करते हैं? अर्गोमेट्रिन देते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने के लिए। लेकिन अर्गोमेट्रिन को जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब हम नहीं देंगे, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगी, जिसके कारण बीपी और ज़्यादा बढ़ेगा, यूट्रस रप्चर होने के चांसेस तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए सीवियर एक्लेम्सिया के केस में, सीवियर एक्लेम्सिया में क्या है? बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और ऐसे केस में आपने यदि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो आप पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जगह और ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो जब भी बीपी बढ़ा हुआ हो या फिर सीवियर एक्लेम्प्टिक हो या फिर एक्लेम्सिया हो तो ऐसे केस में अर्गोमेट्रिन को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अकरेंस ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स इज कॉमनली सीन इन विच एज। तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स किस एज में देखने को मिलेगा? गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, बॉयज़ बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज या फिर बॉयज़ बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑडिपल कॉम्प्लेक्स किस एज में देखने को मिलेगा? सबसे पहली चीज़ ऑडिपल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है किसमें? बॉयज़ में। किसमें? लड़कों में। कब? 3 से 5 साल की उम्र में। यदि गर्ल्स की बात करें हम तो जैसे बॉयज़ में ऑडिपल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा वैसे ही गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि लड़कियाँ अपनी माँ से ज़्यादा फादर को क्या करेंगी? फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगी, उनके साथ ज़्यादा सेफ फील करेंगी। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? माँ की साइड, मतलब अपोजिट हो जाएगा। गर्ल्स जो है अपने पापा की परी बन जाएंगी, लड़के हैं जो पापा के परे बन जाएंगे। सीधी सी बात यदि हम यही कहें जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा 3 से 5 साल में लड़कों में, और जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जो कि अपने पापा की परी बन जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द डीपीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच एज। डीपीटी किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा? फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, माइल्ड डायरिया, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। अब आपको पता है कि कन्वल्जन्स के कारण पर्ट्यूसिस कंटेंट को अवॉइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि फैमिली हिस्ट्री है कन्वल्जन की। जिस बच्चे को डीपीटी लगा रहा है उसको अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं है कन्वल्जन की तो आप उसको लगा सकते हैं। डायरिया में लगा सकते हैं, आरटीआई है तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, क्या है? कोई प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो रही है तो हम नहीं लगा सकते। उस केस में बच्चे को फिट्स आ सकते हैं यदि आपने उसको पर्ट्यूसिस कंटेंट लगाया तो जो फेब्राइल इलनेस हो गया, न्यूरोलॉजिकल इलनेस में जैसे एपिलेप्सी हो गया, तो ऐसे केस में पर्ट्यूसिस वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है, नहीं लगाया। आपका RH नेगेटिव मदर
डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि RH निगेटिव मदर ने बेबी को जन्म दिया है, तो जो बेबी हुआ है, जिस बेबी की डिलीवरी हुई है, आप उसमें कौन सा टेस्ट करवाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्लेटलेट या फिर ब्लड कल्चर टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे? यदि माँ क्या है, RH निगेटिव है, तो होने वाले बच्चे का जो टेस्ट आप करवाएंगे होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। टेस्ट किया जाता है बेबी के लिए होता है, क्लियर। लेकिन यदि माँ के लिए पूछते हैं तो माँ के लिए इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए कॉम टेस्ट। तो डायरेक्ट जो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट है, जिसको DAT के नाम से भी जानते हैं आप, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एडिंग एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टू पेशेंट RBC। मरीज की जो, यदि यहाँ पे माँ की बात की जा रही है, यदि पेशेंट का ही सैंपल लिया जाएगा तो RBC के ऊपर एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जो ऐड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब यदि इनडायरेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर प्लाज्मा लिया जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या यूज़ किया जाता है? प्लाज्मा। इनडायरेक्ट में पेशेंट का जो RBC है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, जो डायरेक्ट, यहाँ पर आपने क्या किया, एक में पेशेंट का प्लाज्मा लिया, एक में RBC ली। तो डायरेक्ट में आपने पेशेंट की RBC ली, उसमें यहाँ पर आपने क्या किया, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन को है जो ऐड किया, एग्लूटिनेशन हुआ। तो यदि यहाँ पर ये जो एग्लूटिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है तो पेशेंट के लिए करवाए। इनडायरेक्ट में सीधा प्लाज्मा लिया जाएगा। तो प्लाज्मा में यहाँ पर पेशेंट का जो प्लाज्मा विथ एंटीबॉडी यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, जो कि बच्चे के लिए, माँ के लिए किया जाएगा, बच्चे के लिए डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज शोन इन द इमेज। तो यहाँ पे इमेज में कॉन्ट्रासेप्टिव दिख रही है, ये क्या है, डेपो प्रोवेरा है, माला N है, फर्स्ट जनरेशन IUD है, या फिर मिरेना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरी IUCD विथ फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के पढ़ा दी है। तो यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रही है क्या है, मिरेना, जो कि थर्ड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन IUCD है। ये क्या है, मिरेना है, कि थर्ड जनरेशन है। LNG-20 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होगी। यही सेम इमेज मैंने जो सेकंड लास्ट क्लास ली थी उसमें भी ऐड की थी कि थर्ड जनरेशन IUD में प्रोजेस्टासाइड, मतलब कि जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होंगी वो थर्ड जनरेशन IUD कहलाएंगी, जिसमें प्रोजेस्टासाइड, LNG और मिरेना इंक्लूड रहेगी। नेक्स्ट है डेपो प्रोवेरा। तो ये भी क्या है, एक हार्मोनल इंजेक्टेबल, क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल इंजेक्टेबल मेथड है, जिसमें प्रोजेस्टिन हार्मोन रहेगा। डेपो प्रोवेरा शॉर्ट के नाम से मार्केट में रहेगी और ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करने का काम करेगी। नेक्स्ट वन इज द एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर है, प्रेगनेंसी में इनको कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर का मतलब है जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, अर्ली एज में प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं वो। तो एक्लेम्सिया होगा, प्री एक्लेम्सिया होगा, DM होगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अर्ली एज में एडोलेसेंट और टीनेज प्रेगनेंसी में जो कॉमन रिस्क होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, जो टीनेजर प्रेगनेंसी होती हैं उसमें। एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया आफ्टर 35 और 30 ईयर की प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन इमेज विच काइंड ऑफ लाई इज सीन। तो यहाँ पर कौन सी लाई दिखाई दे रही है? ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल। सबसे कॉमन लाई होती है लॉन्गिट्यूडनल लाई। ये देखिए बेबी है जो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई में है। कॉमन प्रेजेंटेशन की बात करें हम तो सेफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल लाई इस तरीके से होगी। लॉन्गिट्यूडनल लाई विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन, यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडनल लाई वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कॉमन और सबसे आइडियल है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। ट्रांसवर्स लाई में बेबी है जो इस तरीके से पूरा कैसा रहेगा, अपोजिट वे में रहेगा। ट्रांसवर्स में क्या रहेगा, बेबी पूरा साइड में रहेगा। ऑब्लिक में बेबी क्या रहेगा, जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के बीच में रहेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
On the examination of uterus, when the height of uterus remains at the level of symphysis pubis at which week? तो एग्जामिनेशन के टाइम पर यूट्रस की जो हाइट है सिम्फाइसिस प्यूबिस तक के हफ्ते में रहेगी 12, 24, 16 या फिर 32 में। तो ये रहेगी 12 वीक की प्रेगनेंसी में। कब 12 वीक की प्रेगनेंसी होगी तो जो हाइट है यूट्रस की वो यहाँ तक होगी सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। 24th में अम्बलाइकस तक पहुँच जाएगी। 16th में मिडवे बिटवीन सिम्फिस प्यूबाइसिस और अम्बलाइकस तक। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ये जाएगी 12 हफ्तों में। 24 में अम्बलाइकस तक जो आपकी नाभि है वहाँ तक आ जाएगी। और 16th वीक है इसमें कहाँ तक पहुँचेगी, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस है उसके बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द नैरोएस्ट पार्ट इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, इसमें सबसे नैरो और सकरा पार्ट कौन सा है? इंटरस्टियम, एम्पुला, इस्थमस या फिर फिमरी, ये सभी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके पार्ट हैं। नैरो पार्ट क्या है? इंटरस्टियम पार्ट। कौन सा? इंटरस्टियम पार्ट। फर्टिलाइजेशन पूछे तो कहाँ पे होता है? एम्पुला में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन द एक्सरे आइडेंटिफाई द सिचुएशन सीन। एक एक्सरे दिख रहा है, इसमें अब आपको क्या दिख रहा है कि ये टेराटोलॉजी ऑफ पैलेट का है, CHF का है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का है कि हार्ट फेलियर का है। तो जो यहाँ पर एक्सरे दिखाई दे रहा है आपका टेराटोलॉजी ऑफ पैलेट का, जिसमें हार्ट जूते के शेप में दिख रहा है, बूट के शेप में दिख रहा है। तो ये क्या है? टेराटोलॉजी ऑफ पैलेट में चेस्ट एक्सरे ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखिए, आँख दिख रही है। काइसर फ्लैशियर गोल्डन ब्राउन रिंग एट द लिम्बस ऑफ द कॉर्निया सीन विथ अ हैंड लेंस ऑब्जर्व्ड इन। हाथ वाला जो लेंस होता है उसी से आपको दिख रहा है कि जो कॉर्निया है इसके बाहर की तरफ कॉर्निया में गोल्डन ब्राउन रिंग दिख रही है। तो ये क्या है? एरो भी लगे हुए हैं इस रिंग के यहाँ पे। ग्लूकोमा में है, कैटरेक्ट में है, विल्सन में है कि विल्म्स ट्यूमर में? तो विल्म्स ट्यूमर किडनी में होता है। ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण। कैटरेक्ट में लेंस पे ओपेसिटी होगी। ये डिसीज़ दिख रही है, कहलाएगी विल्सन्स डिसीज, और वो कॉपर डिपोजिशन के कारण ऐसे हो रही है। क्या हो रहा है? कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, कॉपर इकट्ठा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ब्राउन रिंग गोल्डन ब्राउन रिंग दिखाई दे रही है। क्या कहलाएगी? विल्सन्स डिसीज। विल्म्स ट्यूमर किडनी में होता है, जो कि कॉमनली बच्चों को होने वाला किडनी ट्यूमर है। नेक्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन का मतलब है कि आंखों में जो मेडिकेशन आप डाल रहे हैं कहाँ पे डालेंगे? लोअर कंजक्टिवल सैक में, द कॉर्निया ऑफ द आई, अपर कंजक्टिवल सैक में कि एज ऑफ द आई में? कहाँ पे डालेंगे आप? जब आँख में आप ड्रॉप डालते हैं, इंस्टिल करते हैं। इंस्टिलेशन का मतलब है जो ड्रॉप आप ईयर और जो कान में डालें, कान और आँखों में डालेंगे, इंस्टिलेशन कहलाएगी वो प्रोसेस। ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन को इंस्टिल करते टाइम कहाँ पे डालेंगे? लोअर कंजक्टिवल सैक में। देखिए यहाँ पर इधर लोअर कंजक्टिवल सैक, यहाँ पर आप मेडिसिन को इंस्टिल करेंगे। नेक्स्ट वन इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट, NST इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर। नॉन स्ट्रेस टेस्ट को नॉर्मल कब कहा जाएगा? जब नो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ 40 मिनट ऑब्जर्वेशन, 2 or more FHR acceleration during a 20 minute period, 2 or more FHR acceleration in a 40 minute period, या फिर no deceleration during a 40 minute observation। NST आपको इमेज आती है, आपने एग्जाम में इमेज देखी है, देखिए इस तरीके से आपको एम्स में कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ये NST टेस्ट किया जा रहा है। तो इसको नॉर्मल कब कहा जाएगा? जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा आपने 20 मिनट के गैप में FHR को चेक करने के लिए NST किया, 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार FHR जो फीटल हार्ट साउंड है, हार्ट रेट है, एक्सेलरेट हो रही है, मतलब क्या है? नॉर्मल NST टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है। नॉन इन्वेसिव किसी भी तरीके का काटपीट नहीं किया जाता, डायरेक्ट इसको इस तरीके से किया जाता है। 9 मंथ से लेके बच्चे की एज 15 साल तक। तो जब हम MMR वैक्सीन ही देते हैं तो जब बच्चे की एज कितनी हो जानी चाहिए? 9 मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए। 9 मंथ 2 डेज 3 डेज 15 डेज एटलीस्ट पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, क्या है? MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसमें जो एज रखी गई थी वो थी 9 महीने से लेके 15 साल तक, जिसमें
जो भी बच्चे ऑलरेडी एमएम और एमएमआर वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए कैंपेन है जो लगाया गया था। तो यहाँ पर आपको एमआर वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पर याद रखना है एज 9 महीने से लेके कितनी 9 मंथ, लेकिन 15 साल से कम। 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए लेकिन 15 साल से कम एज है जो रहनी चाहिए। और जो यहाँ पर नेशनल एमआर वैक्सीन का कैंपेन है, आई थिंक फर्स्ट टाइम 2017 के आसपास लगाया गया था, लेकिन आप इसको फिर भी एक बार चेक कर लेना कि जो एमआर वैक्सीन है इसका जो एज है तो मुझे कंफर्म है कि 9 महीने कंप्लीट होना चाहिए लेकिन 15 साल से कम होना चाहिए एज। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासाइड पर डे इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जो हार्मोनल IUCD डिवाइस थी उसमें। तो जो क्वांटिटी होती है हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है प्रोजेस्टासाइड, तो प्रोजेस्टासाइड जो पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी, 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो जो प्रोजेस्टासाइड होती है पर डे रिलीज करती है 65 म्यूजी हार्मोन। कितना 65 म्यूजी हार्मोन। ये रही यहाँ पर डिवाइस, आपको डिवाइस की इमेज याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। कॉमनली इसमें जो टोटल प्रोजेस्टेरोन होता है वो होता है 38 mg, कितना 38 mg, 38 mg। लेकिन यदि पर डे इसके रिलीज करने की बात करें तो पर डे 65 म्यूजी हार्मोन है जो रिलीज करेगा। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा प्रोजेस्टासाइड का, ये क्या करेगा, जो थिक प्लग बनाएगा किसका, म्यूकस का, सर्वाइकल उसके यहाँ पर, जिससे जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट ना कर पाए। जब प्लग बन जाएगा सर्वाइकल ओस क्लोज की जाएगी म्यूकस से, थिक म्यूकस प्लग से, तो जो स्पर्म है वो क्या होंगे, वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएंगे, अंदर ही नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है, म्यूकस को थिक करना, जिससे सर्वाइकल ओस को क्लोज किया जा सके। पर डे कितना रिलीज करेगी, 65 म्यूजी, और टोटल कितना होता है इसमें 38 mg। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU 486। RU 486 को लेके सही पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, हैज एफिनिटी फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इन 90% केसेस, या फिर कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। RU 486 इसका दूसरा नाम क्या है, मीफेप्रोस्टोन। अब आपको जिनको RU 486 पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम है मीफेप्रोस्टोन, और ये अबॉर्शन के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और ये क्या करेगी, इसके बारे में लेके जो सही पॉइंट है वो क्या है, वो है कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा, कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। RU 486 और मीफेप्रोस्टोन, it is a medication typically used in combination with misoprostol to bring about an abortion during the pregnancy। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मीजोप्रोस्टोल के साथ में मीफेप्रोस्टोन 486 को है जो दिया जाएगा, और इसका जो कॉम्बिनेशन है 97% है जो इफेक्टिव होगा। तो अब बात आती है मीफेप्रोस्टोन की, तो ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करने का काम नहीं करेगी, और ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के प्रति क्या है, एफिलिएट है। यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करने का काम करेगी। इम्प्लांटेशन को, जो डेसिडुआ में सेडिंग हुई है, स्लगिंग हुआ है, तो उसको इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करेगी। सिंगल डोज इसका कितना होता है, 10 mg प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी। यदि RU 486 को लिया जाए तो ये 10 mg तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी 99.1% केस में। लेकिन ये मेनली जो RU 486 मेडिसिन है किसके लिए यूज़ की जाती है, अबॉर्शन के लिए, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसी को अवॉइड करने में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। तो विटामिन ए को जो वेजिटेबल सोर्स है क्या कहा जाएगा, रेटिनॉल, कैरोटीन, पेंटोथोनिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए, डी, ई के सभी क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। लेकिन विटामिन ए का वेजिटेबल सोर्स क्या कहलाएगा, कैरोटीन। क्या होगा, कैरोटीन। और यदि एनिमल सोर्स पूछे, याद रखें आप, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछा है तो कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन। यदि एनिमल सोर्स, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं उसके थ्रू आपको विटामिन मिलेगा, तो वो होगा रेटिनॉल। दोनों याद रखना है।
कैरोटीन है वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मिलेगा विटामिन ए का टाइप। और जो रेटिनॉल है, जो लोग एनिमल फूड खाते हैं उनके लिए जो मिलेगा वो होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच एंटीबॉडी इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एट कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी कौन सी है? IgG, IgM, IgA या फिर IgE। आज के लिए आपको क्वेश्चन है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि किस में रहेगा? ह्यूमन मिल्क में और कोलेस्ट्रम में रहेगा। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है जो कोलेस्ट्रम में कौन सा है? तो कोलेस्ट्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में होगा IgG। कौन सा? IgG। नेक्स्ट है यहाँ पर मिल्क सीक्रेशन इन ब्रेस्ट ऑफ मदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर्स। तो यहाँ पर जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, लैक्टेटिंग मदर है, तो जो मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है ब्रेस्ट में, तो मदर के किस चीज़ पर इन्फ्लुएंस करेगा या फिर डिपेंड करेगा? न्यूट्रिशनल स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट, हार्मोनल स्टेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मिल्क का सीक्रेशन जो ब्रेस्ट से हो रहा है, कोलेस्ट्रम निकल रहा है, तो डिपेंड करेगा माँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर। माँ यदि कुपोषित है तो ब्रेस्ट से मिल्क निकलना है जो ना के बराबर होगा। फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब माँ की कंडीशन कैसी है। हार्मोनल स्टेट का मतलब है कितना ऑक्सीटोसिन, कितना प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो रिलीज किए जा रहे हैं इस पर भी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। लेट डाउन रिफ्लेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? मिल्क सीक्रेशन के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए, मिल्क एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर मिल्क डाइजेशन के लिए। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स है, क्या है? लेट डाउन रिफ्लेक्स है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये होगा मिल्क इजेक्शन के लिए। लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स वो क्या है यहाँ पर? वो होगा ऑक्सीटोसिन के थ्रू। और प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? प्रोलैक्टिन के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर बाइटॉट स्पॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच डेफिशिएंसी। बाइटॉट स्पॉट ये कौन से विटामिन की या फिर मिनरल की कमी के कारण होंगे? कैल्शियम की, विटामिन डी की, विटामिन ए की या फिर विटामिन सी की। तो बाइटॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे आपको विटामिन ए की कमी के कारण। इस तरीके से यहाँ पर जो आँख आपको दिख रही है, जो स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, केरेटिन जो कि ह्यूमन की जो कंजक्टिवा है वहाँ पर केरेटिन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वहाँ पर केरेटिन का जो फॉर्मुलेशन है या फिर बिल्डअप है जो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? बाइटॉट स्पॉट, जो कि यहाँ पर ओवल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेगुलर इन शेप में जो है हो सकता है। जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पॉट आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। तो जो बाइटॉट स्पॉट है इसमें क्या होगा? केरेटिन बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। कहाँ पर? कंजक्टिवा में, ह्यूमन आइज की कंजक्टिवा में केरेटिन बनना स्टार्ट होगा, जो कि या तो ओवल शेप में हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है या फिर किसी भी शेप में हो सकता है, जो कि साइन है विटामिन ए की कमी का, जिससे कॉर्निया है जो कैसी रहेगी? ड्राई रहेगी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। और एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है आँखों को लेके कि जब आँखों की क्लीनिंग की जाती है, आइस क्लीनिंग की जाती है, तो कैसे की जाती है? इनर टू आउटर कैंथस। आपको याद रखना है जब भी आइस क्लीनिंग पूछी जाए तो इनर टू आउटर कैंथस। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ वॉज हेल्ड इन। तो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस है जो कब हुई थी? 12 सितंबर 1978 को, 14 सितंबर 1968 को, 14 सितंबर 1978 को या फिर अनब्दी अबब। तो जो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी 12 सितंबर 1978 को। कहाँ पर हुई थी ये? तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए इस कॉन्फ्रेंस में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है PSC है, इसको भी डिसाइड किया गया था 12 सितंबर 1978 को। पहले कजाकिस्तान था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो यहाँ पर कंट्री है कजाकिस्तान, वहाँ पर इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। फिर इसी में हेल्थ फॉर ऑल है जो इसी बैठक के थ्रू है, जो हेल्थ फॉर ऑल 1978 में लिया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में किट ए और किट बी प्रोवाइड करवाई जाती हैं।
तो कौन सा कंटेंट है जो सब सेंटर में किटें प्रोवाइड करवाई जाती है, वो उसका नहीं है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, टैबलेट पैरासीटामोल और पीसीएम, टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल एंड लास्ट वन इज द विटामिन डी। तो किट ए और किट बी दोनों कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, सब सेंटर में। अब सब सेंटर में जो किट होती है किट ए, उसमें जो नहीं होगा वो होगा टैबलेट पैरासीटामोल, क्योंकि जो टैबलेट पैरासीटामोल है सब सेंटर की किट बी में रहेंगी। आपने ये पढ़ा है कि किट ए किट बी सब सेंटर में जो किट मिलेंगी, किट ए मिलेगी किट बी मिलेगी। इनका कंटेंट मैंने आपको बोला था, आपको इनका कंटेंट याद रखना है। तो किट ए में जो सामान नहीं है वो क्या होगा, वो होगा टैबलेट पैरासीटामोल। किट ए में होगा ORS, आयरन फॉलिक एसिड की स्मॉल एंड लार्ज टैबलेट, विटामिन ए सॉल्यूशन और कॉट्रीमैक्सोल। लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, टैबलेट पैरासीटामोल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन। तो इनमें से क्या है जो 5 साल से कम एज की बच्चे, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन का मतलब है जिनकी उम्र 5 साल नहीं हुई है, उससे कम एज के बच्चे, क्या चीज़ें उनकी हेल्थ पर अफेक्ट करेंगी, ग्रोथ पर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। अपगार स्कोर से, वेट मॉनिटर करके, रोड टू हेल्थ चार्ट से, या फिर हेल्थ एजुकेशन से। तो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, किनकी, जिनके 5 साल से कम है, यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करें कि बच्चा हेल्दी डिलीवर हुआ है नहीं, तो वो हम अपगार स्कोर से करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंडर 5 ईयर है चिल्ड्रन, तो हम कैसे करेंगे, बच्चे को रोड टू हेल्थ चार्ट, उसमें आपको बच्चे की हाइट और वेट है जो किस तरीके से नॉर्मली ग्रो हो रहा है नहीं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो वो क्या होगा, रोड टू हेल्थ चार्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज अबाउट। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन कितना होता है, प्रेगनेंसी में तो 1000 ग्राम तक चला जाता है, लेकिन जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होती है तो यूट्रस का वेट कितना होगा, 30 से 40 ग्राम, 60 से 80 ग्राम, 80 से 100 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम। तो नॉर्मल नॉन प्रेगनेंसी में यूट्रस का वजन होता है कितना, नॉर्मली होता है 60 से 80 ग्राम, कितना 60 to 80 ग्राम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज नोन एज। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि पूरे लंग्स को ही हमने सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया, क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा, बायोलेबेक्टोमी, न्यूमोनेक्टोमी, लोबेक्टोमी या फिर प्लूरोटोमी। तो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा जिसमें पूरे लंग्स को क्या है, पूरे एंटायर लंग्स को ही रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा न्यूमेक्टोमी। क्या होगा, न्यूमोनेक्टोमी। और न्यूमेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें लंग्स के किसी एक लोब को या फिर पूरे लंग को है जो रिमूव कर दिया जाएगा। यदि एक लोब को रिमूव किया जाता है तो वो होगा लोबेक्टोमी, लेकिन यदि लंग के ज़्यादा पार्ट को, सेगमेंट को रिमूव करेंगे तो वो होगा सेगमेनेक्टोमी। लेकिन पूरे एंटायर लंग की बात हो रही है तो क्या कहलाएगा, न्यूमेनेक्टोमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द न्यूनेट इज क्लीन इन द डाइवर्जन ऑफ। तो न्यूनेटल बेबी हुआ है, आफ्टर द डिलीवरी न्यूबॉर्न बेबी को हम क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं। तो बेबी की जब हम क्लीनिंग करते हैं किस वे में करेंगे, साइड बाय साइड, बैक टू फ्रंट, सेफेलोकॉर्डल या फिर नन ऑफ द अबव। जब हम बेबी की जो क्लीनिंग करते हैं तो किस मैनर में करेंगे, बच्चे को पहले साइड से पोंछेंगे, क्लीन करेंगे, बैक से पहले पीछे क्लीन करेंगे, फिर आगे, या फिर हेड टू टोय। सेफेलो का मतलब हेड टू टोय। तो जो यहाँ पर हम क्लीनिंग करेंगे वो होगी हेड टू टोय। कौन सी, हेड टू टोय क्लीनिंग और सेफेलोकॉर्डल क्लीनिंग है जो करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इनफंडिबुलम में, एम्पुला में या फिर नन ऑफ दीज में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पर। आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ ओरल टेम्परेचर द थर्मामीटर मस्ट बी क्लीन फ्रॉम। तो यदि आपने ओरल टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से, तो ओरल टेम्परेचर चेक करने के बाद आप थर्मामीटर को किस तरीके से क्लीन करेंगे, फ्रंट से, फ्रंट टू बैक से, फ्रॉम स्टीम टू बल्ब ऑफ थर्मामीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि आपने थर्मामीटर ओरल टेम्परेचर चेक किया है तो आप किस तरीके से क्लीन करेंगे, फ्रॉम स्टीम टू बल्ब। कहाँ से,
स्टीम से बल्ब की तरफ। यहाँ पर जो आपको एक इमेज दिख रही है एग्जाम में आई थी इसलिए यहाँ पे ऐड की हुई है। लेकिन यदि आपको पूछा जाता है कि ओरल में बात हो रही है तो किस तरीके से क्लीन करना है, स्टीम टू बल्ब। टेम्परेचर लेने के बाद थर्मामीटर कहते हैं, तो आपको किस तरीके से क्लीन करना है, स्टीम टू बल्ब साइड। कहाँ से? स्टीम टू बल्ब साइड। और एक और इमेज दिख रही है नॉर्सेट 2022 में आई थी। तो ये यहाँ पर कौन सा थर्मामीटर है? ये भी एक थर्मामीटर का टाइप है। ये है वन टाइम यूज़ करने वाला थर्मामीटर। देन आफ्टर आपको इसके लिए थ्रो कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कब पास हुआ था? एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था 1987 में। कब? 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है? एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड, बोथ एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड। तो यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं आपके नॉर्सेट के अलावा जो लोग CHO का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की वो होती है एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड। कैसी होगी? एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डेनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि प्रेगनेंसी में जो लेडी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको क्या हो गया? एनीमिया हो गया। एनीमिया का मतलब यहाँ पर हिंदी में कहें तो खून की कमी हो गई है उसके लिए। तो कौन सा टर्म है जो यहाँ कितनी वैल्यू है ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी? हीमोग्लोबिन 11%, HB 12%, HB 9% या फिर HB 13%। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है जब 9% से भी कम हो जाए तब लेडी किस में कंसीडर की जाएगी? एनीमिया में। किसमें? एनीमिया में। तो नॉर्मल वैल्यू होती है 12 ग्राम पर DL। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO के नॉर्मली आप यदि बात करते हैं तो यदि बिलो 11 जा रहे हैं तब आपको क्या कहा जाएगा? एनीमिया। लेकिन प्रेगनेंसी में जब यही हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 10.9 ग्राम पर DL चला जाता है, मीन्स बिलो 9 जाता है, तो ये क्या है आपका? ये हो जाएगा एनीमिया। फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी आती है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, यदि माइल्ड एनीमिया है तो बिलो 9 रहेगा, मॉडरेट है तो 7 to 9 तक रहेगी रेंज, सीवियर है तो 4 to 7 तक के रेंज रहेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी कितने टाइम तक के लिए रहेगी? 10 लूनार मंथ तक और 10 लूनार मंथ, 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, 40 वीक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम LMP कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? जिसमें 9 जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हम यूज़ करेंगे, 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं, 10 लूनार मंथ ऐड हो जाते हैं। यदि हम 28 दिन का मंथ काउंट करेंगे तो वो यहाँ पे 10 लूनार मंथ हो जाएंगे, और वीक्स में करें तो 40 वीक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। का आंसर होगा D, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। तो जिन बच्चों की एज 1 साल से 6 साल तक हो जाती है तो उनको विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? एवरी 3 मंथ में, एवरी 6 मंथ में, ईयरली या फिर एवरी 8 मंथ में। तो जिन बच्चों की एज 1 से 6 साल तक हो जाती है तो उनको विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है एवरी 6 मंथ में। कब? एवरी 6 मंथ में विटामिन ए का डोज है जो दिया जाता है। कितना दिया जाता है ये भी एग्जाम में आता है। तो यदि बच्चे की एज 12 महीने से 59 मंथ तक, 59 मंथ तक हम कहें या फिर 6 ईयर तक कहें तो 2 लाख यूनिट आयु, और यदि यहाँ पर 1 साल से कम है तो 6 महीने से 11 महीने तक है तो 1 लाख। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। तो ब्रेस्ट है एक किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है? चेंजेबल फॉर्म है। सेबेसियस ग्लैंड का, बर्थोलिन ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो जो ब्रेस्ट है किसका मॉडिफिकेशन है? कौन सी ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? तो ये स्वेट ग्लैंड का। किसका? स्वेट ग्लैंड, जिसको यहाँ पर ब्रेस्ट को क्या कहा जाता है? मेमरी ग्लैंड, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में बेबी के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है
ये हेल्प करेगा वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसकी इमेज आपको एग्जाम में आती है। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ा है, स्ट्रेस टेस्ट पढ़ा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो NST एग्जाम में आपको आता है, इमेज दी हुई रहती है। एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है पेट में एक बेल्ट बांधे रहेगी, तो वो क्या है, वो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। जो प्रेगनेंसी में फीटस किस तरीके से आपके जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उसमें किस तरीके से वो कोप कर पा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। तो मैच्योर ओवम, जो मैच्योर एग है, उसका पूरी प्रोसेस होना डेवलपमेंट की क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन, ऊफोरिया, ऊजेनेसिस या फिर ऊसाइट। तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा, जो टर्म यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल स्टेज। देखिए लेबर की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज, सेकंड स्टेज कहलाती है बेबी की एक्सपल्सन स्टेज, थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा, फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कौन सी है, तो वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम स्टार्ट्स विथ। तो परपीरियम पीरियड कब स्टार्ट होता है, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस से, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा से, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर से। जो परपीरियम स्टार्ट होता है वो होता है जब प्लेसेंटा एग का एक्सपल्सन हो जाता है। और नॉर्मल परपीरियम पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 वीक या फिर 42 डेज। कितना, 6 वीक या फिर 42 डेज। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पर कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रेडनिसोलोन या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिलीवरी के टाइम पर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो हार्मोन हम देते हैं वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेगनेंसी के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अलावा जब जो ब्लीडिंग होती है, PPH होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लॉटिंग ऑफ पार्टोग्राफ शुड स्टार्टेड। तो पार्टोग्राफ में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो पार्टोग्राफ हमें कब स्टार्ट करना है, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर या फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो पार्टोग्राफ हमें कब यूज़ करना है, तो पार्टोग्राफ स्टार्ट करना है हमें कब, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा डायलेट हो जाए तब हमें क्या करना है, पार्टोग्राफ स्टार्ट करना है। पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो सर्वाइकल डायलिटेशन, डिसेंट ऑफ द फीटल हेड, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो इसमें यूज़ किया जाएगा। तो इसमें पार्टोग्राफ का आपको इमेज आ सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या है, क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये पार्टोग्राम जिसमें मदर की इन्फॉर्मेशन, नाम, एज लिखा जाता है, फीटल वेलबींग मतलब फीटल की हार्ट रेट क्या है, लिक्वर कितना है, लिक्वर का मतलब यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का कैरेक्टर क्या है, लेबर की प्रोग्रेस क्या है, कितने डायलिटेशन हो चुका है सर्विक्स का, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन दी गई है, पेन रिलीफ दिया गया है, पैथिडिन दी गई है कि ऑक्सीटोसिन दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या की जाएंगी, ऐड की जाएंगी। ये रहा यहाँ पर जो पार्टोग्राफ का फॉर्मेट आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर नेम होगा, ग्रेविडा कितनी बार प्रेग्नेंट है, कितनी प्रेगनेंसी हुई है, हॉस्पिटल का नंबर, आप कितने टाइम से एडमिट हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। तो परपीरियम तो हमने पढ़ लिया कि भैया 6 वीक का टाइम है, परपीरियम कहलाएगा। अब यहाँ पर रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी, परपीरियम पीरियड है जो रिमोट स्टेज क्या है, विदिन 24 आवर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज, अप टू 6 वीक या फिर नन ऑफ द अबव।
तो परपीरियम डिलीवरी होने के बाद जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो गया तो परपीरियम पीरियड स्टार्ट होता है, वो 42 डेज तक रहेगा या फिर 6 वीक तक रहेगा। तो यहाँ पर रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी? अप टू 6 वीक तक की स्टेज क्या कहलाएगी? रिमोट स्टेज, जिसमें पूरा जो 6 वीक का पोस्टपार्टम पीरियड है, परपीरियम पीरियड है, इसमें जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आपके जेनाइटल ऑर्गन है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट होंगे। फर्स्ट होती है इमीडिएट परपीरियम, जो कि फर्स्ट 24 आवर की होगी डिलीवरी होने के बाद। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी होने के बाद से लेके जो फर्स्ट 24 आवर होंगे वो कहलाएगी इमीडिएट परपीरियम पीरियड। दूसरा होता है अर्ली परपीरियम, जो कि फर्स्ट वीक पोस्टपार्टम का जो फर्स्ट वीक है उसमें आएगा। फिर आता है यहाँ पर रिमोट परपीरियम, जिसमें कब का टाइम लिया जाएगा? अप टू 6 वीक तक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेस। तो यदि यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में वापस रिवर्ट नहीं हो पाई तो हम क्या कहेंगे? इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? तो यदि यूट्रस अपनी नॉर्मल वापस साइज में नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक नहीं हो पाई तो ये कहलाएगा सब इन्वोल्यूजन। क्या कहलाएगा? सब इन्वोल्यूजन। सब इन्वोल्यूजन का जो मेन कॉज होता है वो होता है यहाँ पर या तो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया नहीं, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉमन कॉज होता है यूट्रस का जब वापस अपनी कंडीशन में बैक नहीं हो पाती है वो होगी मेनली पीपीएच के कारण हो सकता है या फिर यूट्राइन एटोनिसिटी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन होगा लैक्टेशन का किसके थ्रू? मेटक्लोरप्रामाइड के थ्रू, सक्लिंग के थ्रू, पीपीएच के थ्रू या फिर ब्रोमोक्रिप्टीन के थ्रू। तो ये मेडिकेशन इनके नाम एग्जाम में आते हैं, इनका लेना देना लैक्टेशन से ही है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन कब होगा लैक्टेशन का? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तो वो होगा जब बेबी सक करेगा। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? सक करने पर बेबी के। यहाँ पर फिजियोलॉजी आती है लैक्टेशन की, तो यहाँ पर लैक्टेशन का स्टिमुलेशन जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन है वो क्या होगा? सक करना, बेबी का सकलिंग। अब यहाँ पर फिजियोलॉजी होती है लैक्टेशन की, तो इसमें 5 स्टेज होती है। लैक्टेशन का मतलब है मिल्क का बनना किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट होती है मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट। तो ब्रेस्ट फंक्शनल स्टेट में आने की स्टेज क्या कहलाएगी? मेमोजेनेसिस। फिर आती है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में जो ब्रेस्ट एल्वियोलाई है वहाँ पर सिंथेसिस और सीक्रेशन होना मिल्क का, जो मिल्क बनना है, सिंथेसाइज होना, सीक्रेशन होना है, तो वो क्या कहलाएगा? लैक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस जब बर्ड जुड़ता है दैट मीन्स कुछ काम होने वाला है, तो यहाँ पर मिल्क इजेक्ट होगा। जब बेबी सक करेगा तो मिल्क इजेक्ट होगा। अब लैक्टेशन की प्रोसेस को मेंटेन भी किया जाएगा तो ये कहलाएगा लैक्टोपोइसिस। इन्वोल्यूजन का मतलब होगा पोस्ट लैक्टेशन, जब बेबी ब्रेस्ट फीड करना स्टॉप कर देता है तो क्या होगा? जो ब्रेस्ट की साइज है वो भी अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाती है, तो यहाँ पर एक क्या कहलाएगा? इन्वोल्यूजन ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ केस ऑफ 28 वीक प्रेगनेंसी विथ पेन एंड ब्लीडिंग डायग्नोसिस इज। तो यदि 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या है? प्रीमेच्योर लेबर है, थ्रेटेंड अबॉर्शन है, प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रीमेच्योर लेबर में बिफोर 36 वीक के जब डिलीवरी होने वाली होती है, लेबर पेन आएंगे, वो होगा प्रीमेच्योर लेबर। थ्रेटेंड अबॉर्शन या फिर मिस्ड अबॉर्शन हम जिसको कह सकते हैं, तो ये बिफोर 20 वीक के ही होगा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी लेकिन पेन नहीं होगा। अब ये क्या है? एक्सीडेंटल हेमरेज है। क्या है? एक्सीडेंटल हेमरेज है। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी लेकिन विदाउट पेन के, इसमें किसी भी तरीके का पेन नहीं होगा और सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी द डोज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन D3 इज। तो डिलीवरी के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन B3 की टैबलेट का डोज दिया जाता है, तो ये कितना दिया जाता है? 1 tablet a day for 6 months, 2 tablets a day for 6 months, 2 tablets a day for 9 months या फिर 3 tablets a day for 6 months। तो टैबलेट दी जाती है कैल्शियम की और विटामिन D3 की, तो ये दी जाती है 6 मंथ के लिए। तो ये कितनी दी जाती है? तो पर डे 2 टैबलेट्स, कितनी? 2 टैबलेट। यहाँ पर ऑस्टिफिट नाम की है, लेकिन
आपका जो केमिकल कंपोजिशन आपको वो याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रांड नेम अलग अलग नाम से भी मिल जाती है मार्केट में। और विटामिन D3 की जो टैबलेट दी जाती है वो दी जाती है 2 टैबलेट डेली, दो टैबलेट लेना है 6 मंथ तक। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। तो जो हमने ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ा है वो सभी केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसी एक को छोड़कर। प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, यदि आपके 2 बार पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, LSCS के थ्रू डिलीवरी हुई है, तब ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री रही है तब भी ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट होगा। फिर आता है ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये सभी केस में कॉन्ट्राइंडिकेट है, मतलब ऐसे केस में हमें ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं करना है, लेकिन जिसमें कर सकते हैं तो वो है ब्रीच प्रेजेंटेशन। कौन सा है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। और जब भी जो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, जब भी प्रीमेच्योर बर्थ के कोई भी साइन दिख रहे हो आपको, प्लेसेंटा प्रीविया हो, वासा प्रीविया हो, या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल रही है जिसके लिए इंसर्कुलेज करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मल्टीपल जेस्टेशन, आप बार बार प्रेग्नेंट हुए हो, डिलीवरी होती हो आपकी, या फिर आपका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, 2 बार से ज़्यादा हो चुका हो, तब हमें क्या करना है? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं करना है। बाकी यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एट हाई रिस्क। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी प्रेगनेंसी है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगी? ऑप्शन है G2P1 A0 L1 38 वीक्स विथ प्रीवियस LSCS। तो ये तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होगी क्योंकि 38 वीक की जो प्रेगनेंसी है और पहले LSCS हो चुका है। फिर आता है G1P0 A0 L0, लेकिन माँ को प्री एक्लेम्सिया है तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। फिर आता है G1P0 A0 L0, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोरिंग है। तो यहाँ पर 38 वीक की प्रेगनेंसी है, हाइट 156 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगी क्योंकि हाइट अच्छी है, फर्स्ट टाइम ग्रेविड हैं आप, और यहाँ पर ना तो कोई आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली कंडीशंस है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है कि यदि मैटरनल एज, माँ की एज 16 साल से कम हो या फिर 35 साल से ज़्यादा हो, तब ये हाई रिस्क में आएंगी। या तो कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, डायबिटिक हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, थायराइड हो सकता है, तो ये आ जाएंगी हाई रिस्क में। प्री एक्लेम्सिया जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको हम कहेंगे वो आ सकता है। RH आइसोइम्यूनाइजेशन आ सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है हिस्ट्री रही हो पहले कि बार बार आपका यूट्रस में ही जो गर्भ है उसी में आपके बच्चे की डेथ हो गई हो, तो वो भी आएंगी। IUGR जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी है वो, या तो आपकी पहले 42 वीक के बाद डिलीवरी हुई है, सभी किस में आएंगे? ये आएंगे आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो अभी रिसेंट में जो नई नॉन हार्मोनल है लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल करवाई जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो वो कौन सी है? छाया, माला डी, मालायन या फिर अंतरा। तो यहाँ पर जो अभी रिसेंट में नॉन हार्मोनल है तो वो है यहाँ पर छाया। कौन सी है? छाया। छाया क्या है? नॉन हार्मोनल, जिसको हम सेंट्रोक्रोमेन टैबलेट के नाम से भी जानते हैं, पिल है एक। और जो दूसरी है अंतरा, एग्जाम में ये भी आती है, DMPA और अंतरा। अंतरा और DMPA सेम ही नाम है। एवरी 3 मंथ में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें डेपो-प्रोवेरा मेथॉक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो रहेगा हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलर रूट से अपर आर्म और बटक्स में इसको लगवाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीडिंग ट्यूब यूज टू फीड न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी में कितने नंबर की फीडिंग ट्यूब यूज़ की जाएगी? फ्रेंच में जो डायमीटर होता है वो फ्रेंच में होता है 6, 8, 9 या फिर 10। तो न्यूबॉर्न बेबी में जो फीडिंग ट्यूब होगी वो कितने नंबर की यूज़ की जाएगी? 6 नंबर की। नेक्स्ट है यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न। तो यदि हेल्दी न्यूबॉर्न है, क्या है? बेबी यदि हेल्दी है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने दिनों के अंदर अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी?
2 से 3 दिन में, 3 से 5 दिन में, मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 14 डेज। एक क्वेश्चन और आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेन्स आर्टरी होती हैं, तो 2 आर्टरी 1 वेन होती हैं। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और यदि अम्बिलिकल कॉर्ड के यहाँ पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है तो आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप कितने दिन में गिर जाती है, तो 3 से 5 दिन में अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमेज आपको एग्जाम में या तो आ सकती है या फिर पूछा जा सकता है कि गुड अटैचमेंट साइन क्या है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। गुड अटैचमेंट साइन का मतलब है यहाँ पर कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो सभी, मतलब बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या कर पा रहा है, ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है, तो वो सभी गुड अटैचमेंट साइन है, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर, बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। अब यहाँ पर आप आंसर दीजिए कि गुड अटैचमेंट साइन कौन सा है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अपनी माँ का दूध पी रहा है, तो सही अटैचमेंट साइन क्या होंगे। फर्स्ट, बेबी अपना मुंह वाइडली ओपन करेगा, लोअर लिप है वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, बेबी का चिन है जो मदर के ब्रेस्ट को टच करेगा, एरियोला है जो मेजर पार्ट है और सबसे ज़्यादा है जो एरियोला बेबी के माउथ में होगा। अब यहाँ पर आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा एक्सेप्ट करके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोअर लिप टर्न द इनवर्ड, जबकि ये हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ पर देखिए गुड अटैचमेंट साइन में, बेबी हैज़ अ लार्ज माउथफुल ऑफ ब्रेस्ट, चिन फर्मली टचिंग द ब्रेस्ट, फुली राउंडेड चीक्स रहेंगे। बेबी जब अपनी फीडिंग फिनिश कर लेगा तो वो अपने आप ही ब्रेस्ट को छोड़ देगा। और यहाँ पर पेन फ्री होगी ब्रेस्ट फीडिंग, जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो क्या होगा, पेन फ्री ब्रेस्ट फीडिंग होगी। नोज है जो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। तो जब यहाँ पर बच्चे का वजन है, यहाँ पर बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। तो यहाँ पर कितना वजन है, यदि कितने वेट से कम है बच्चे का वजन, तब हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ वैक्सीन दी जाती हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम कितने वजन के बच्चे को नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर यदि बच्चे का वजन कितना हो, 2 किलो से भी कम हो, बच्चे का वेट 2 kg से कम होता है, तब हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दे सकते। हम उस टाइम तक वेट करेंगे कि बच्चे का वजन है जो कितना हो जाए, 2 किलो क्रॉस कर जाए, 2 kg क्रॉस हो जाए, तब हम उसको हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर रूट से है जो दे सकते हैं। लेकिन जब तक हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है, जब तक कि बच्चे का वजन कितना हो जाए, 2 किलो से ज़्यादा ना हो जाए। 2 किलो से कम के बच्चे को, जब बच्चे का वेट 2 kg से कम होगा, हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दे सकते। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर आपको या तो इमेज आ सकती है इस तरीके के क्वेश्चन की, या फिर आपके लिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज्ड इन द सेम साइकिल इज नोन एज। 2 डिफरेंट ओवम लेकिन जो एक ही सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए हैं, उनका यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या कहलाएंगे, सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फिर फीटस पेपरिकस। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि एक सेम साइकिल में 2 डिफरेंट ओवम रिलीज हुए हैं और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सुपरफिकेंडेशन। क्या कहलाएंगे, सुपरफिकेंडेशन। सुपरफिटेशन, दोनों टर्म अलग अलग है। सुपरफिकेंडेशन का मतलब कि एक सेम साइकिल में जो 2 ओवम रिलीज हुए फर्टिलाइज हो गए, तो वो सुपरफिकेंडेशन। सुपरफिटेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम इन डिफरेंट साइकिल। 2 ओवम हैं जो अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या हुए हैं, इंटरकोर्स करने के बाद जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 ओवम का जो 2 अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए हैं उनका, वो प्रोसेस कहलाएगी सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में देखिए इस इमेज से इजीली क्लियर होगा आपको। मान लीजिए एक ओवम है जो, एक ओवम
यदि आज रिलीज़ हुआ है, आज फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आफ्टर जो सेकेंड 28 डेज़ की यदि मान लीजिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर जो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या कहलाएगा, सुपरफिटेशन, क्योंकि यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अलग अलग है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है, व्हेन द साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशंस, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। तो कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा यहाँ पर कि जब कॉर्ड है जो आउटसाइड द वुल्वा दिखाई दे, कहाँ पर, आउटसाइड द वुल्वा, तो ये होगा कॉर्ड प्रोलैप्स। क्लिनिकल टाइप होते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, जब कॉर्ड वेजाइना में रह जाएगी लेकिन क्या है, कॉर्ड लाइज इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वुल्वा फॉलोइंग द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। कॉर्ड और फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, जो कि कॉर्ड कहाँ हो जाएगी, स्लिप डाउन हो जाएगी प्रेजेंटिंग पार्ट से, तो क्या होगा, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। फिर आता है ऑकुल्ट कॉर्ड प्रेजेंटेशन, जिसमें यहाँ पर क्या है, द कॉर्ड इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज नॉट फेल्ट बाय द फिंगर्स। प्रेजेंटिंग पार्ट में स्लिप हो गई है लेकिन इंटरनल एग्जामिनेशन जब आपने किया तो उस टाइम पर ये फील नहीं होगी। कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो जो पोजीशन दी जाती है पेशेंट के लिए वो कौन सी पोजीशन है, जिससे हम यदि कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है तो उसको पेशेंट से क्या कर सकते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स के पेशेंट, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई यदि किसी पर्सन की, फीमेल की, तो उसको हम ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन देके प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑसिफाइड एज। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल है किस एज में ऑसिफिकेशन होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हम कहें तो मर्ज हो जाएंगे, ऑसिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन में 1 मंथ आफ्टर द बर्थ, 2 मंथ आफ्टर द बर्थ, 6 मंथ आफ्टर द बर्थ, 18 मंथ आफ्टर द बर्थ या फिर 25 मंथ आफ्टर द बर्थ। तो यहाँ पर जो फॉन्टेनेल है, क्या है, फॉन्टेनेल, इनका ऑसिफिकेशन होगा। तो यदि इनिशियली सबसे पहले जो ऑसिफिकेशन होता है वो होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का, किसका, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का, और बाद में होता है एंटीरियर का। एंटीरियर का होता है 18 मंथ आफ्टर द एज। 18 मंथ आफ्टर द एज में क्या होगा, यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल है, क्लोज होंगे। एंटीरियर फॉन्टेनेल का नाम है ब्रैगमा, जो कि लार्ज रहेंगे। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का दूसरा नाम है लैम्डा, जो कि स्मॉल शेप में रहेंगे। और जो एंटीरियर है, एंटीरियर फॉन्टेनेल ब्रैगमा है, 1.5 साल की एज में या फिर हम 18 महीने कह सकते हैं, इस एज में क्या हो जाते हैं, इनका ऑसिफिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है कि जो यहाँ पर ऑसिफिकेशन के अलावा आपको एग्जाम में आता है कि कौन से सूचर्स रहेंगे। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल में 4 सूचर्स कनेक्ट होंगे, पोस्टीरियर में 3। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कम्प्लीटली। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब है जो कब क्लोज हो जाते हैं, ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, बाय 11th डे या फिर बाय 4th to 5th डे। तो कहा जाता है कि कंसीव करने से लेके ही या फिर कंसीव करने के पहले से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट ली जाना स्टार्ट कर जाती हैं। क्यों, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हम बच सकें, जेडी को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर जब हमें बेबी को प्रिवेंट करना है एनटीडी से, तो जो वही न्यूरल ट्यूब है कब क्लोज हो जाती है यूट्राइन लाइफ में, तो ये हो जाती है 4th to 5th डे में। कब, 4th to 5th डे में क्या हो जाती है, क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रिकमेंडेड डिसइंफेक्टिंग स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को किल करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो कि यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में कार्बोलिक एसिड, लाइजॉल, फिनॉइल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जो मोस्टली डिसइंफेक्टेंट है वो है HIV के जो लिनन हो जाए या फिर एड्स पेशेंट के कपड़े हो जाएं या फिर कोरोना वायरस वाले, तो क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विजुअल एक्यूटी रीच एडल्ट एक्यूटी बाय द एज ऑफ। तो जो विजुअल एक्यूटी है, जो एडल्ट एक्यूटी तक है, जो किस साल में हो जाएगी, 7, 9, 5 या फिर 3 में। बच्चे की जो विजन एक्यूटी है, विजुअल एक्यूटी, वो एडल्ट में कब तक पहुंच जाएगी, 7 में, एट द एज ऑफ 7। नॉर्मल विजुअल एक्यूटी होती है यहाँ पर 20। यहाँ पर स्नेलन चार्ट से विजुअल एक्यूटी को चेक किया जाता है। 1/16 डिग्री जो क्या है, नॉर्मल विजन है, और परफेक्ट विजन माना जाता है 1/100 डिग्री तक। लेकिन
यदि जब आपको बात आती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि स्नेडन चार्ट को आप कितने दूर खड़े होकर रीड आउट करेंगे, तो स्नेडन चार्ट को रीड किया जाता है 20 फीट तक। आपसे और स्नेडन चार्ट के बीच का जो गैप है कितना होना चाहिए, 20 फीट का है जो होना चाहिए, और फिर उसको यहाँ पर रीड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फीजिबल एक्सेप्ट। तो सभी केस में यदि एंटीनेटल डायग्नोसिस हो जाता है तो फीजिबल है, किसी एक को छोड़कर। हंटिंगटन कोरिया, डाउन सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एनएन्सेफेली। एंटीनेटल डायग्नोसिस का मतलब है कि जब बच्चा यूट्रस में ही है उस टाइम पर हम टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे को ये डिसीज़ है, किसी एक को छोड़कर। तो हंटिंगटन कोरिया, डाउन सिंड्रोम, एनएन्सेफेली, ये सभी चीज़ें जो स्टार्टिंग में आई थिंक 4th और 5th मंथ में जो सोनोग्राफी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन प्रॉपर बने हैं या नहीं, सभी तरीके की जो 5th मंथ में स्कैनिंग होती है उसमें आप इन चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, हंटिंगटन कोरिया हो गया, एनएन्सेफेली हो गया, तो ये डॉपलर टेस्ट होगा, उसमें पता चल जाता है। लेकिन सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं एंटीनेटल डायग्नोसिस में। ये आपको आफ्टर द डिलीवरी बेबी में है या नहीं, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मरासमस इज सीन इन विच। तो मरासमस के सबसे ज़्यादा केस हैं किसमें, किस तरीके के बच्चों में देखने को मिलेंगे, न्यूबॉर्न बेबी में, इन्फेंसी पीरियड में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या फिर टोडलर ग्रुप में। तो मरासमस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन्फेंसी पीरियड में, किसमें, इन्फेंसी पीरियड में, जिनकी एज 1 साल से कम होती है। क्वासिओरकर देखने को मिलता है टोडलर एज ग्रुप में, किसमें, टोडलर एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो मरासमस देखने को मिलेगा 1 साल से कम एज के बच्चों में, जिसको इन्फेंसी पीरियड कहेंगे। क्वासिओरकर देखने को मिलेगा जिन बच्चों की एज 1 से 3 साल तक हो। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर न्यूबॉर्न डेथ विद इन हाउ मेनी डेज। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट में जो न्यूबॉर्न बेबी की डेथ कंसीडर की जाती है तो कितने दिनों तक की जाती है, 24 आवर की, 28 दिन की, 1 वीक की या फिर 1 ईयर की। तो जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी में कंसीडर किया जाता है कि बच्चे की एज कितने दिन तक की हो गई हो, 28 दिन की, कितनी, 28 डेज तक हो गई हो, तो अब न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है जो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी पूछा जाता है तो 1 ईयर, कितना, 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है एट प्रेजेंट इंडिया में मध्य प्रदेश की। कहाँ की, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी का कौन सा सिम्टम नहीं है, कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। कौन सा साइन है जो टीबी का नहीं है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। और जो भी लोग नॉर्सेट एम्स के पेपर लेना चाहते हैं, CHO के पेपर लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।